हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर की फिजिक्स की नीट जेई फाउंडेशन बैचेस 2022-23 के नेक्स्ट चैप्टर में। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था मोशन के बारे में और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में कि आखिर फोर्स क्या होता है, कितने तरह के फोर्स होते हैं, प्लस लॉज ऑफ मोशन किसने दिए हैं, क्या दिए हैं और किस तरह से दिए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक आपका निकल करके आता है वो टॉपिक निकल करके आता है फोर्स। कि आखिर फोर्स जो है वो क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन या फिर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन समझने के लिए सबसे पहले समझना जो जरूरी है वो जरूरी है आपका फोर्स। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। आप आपके सारे के सारे डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स या तो लेक्चर में रिप्लाई कर दूंगा या फिर ऑन द टाइम आपको कमेंट में रिप्लाई कर कर भी आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। युवराज सिंह ठाकुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेंगे तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ पीडीएफ्स। पुरानी सारी पीडीएफ्स मैं अपलोड कर चुका हूं और इस चैप्टर की पीडीएफ भी मैं जो है वहां पर अपलोड कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस इज force. So what is force? A force is something with the changes. Force is something which change the state of rest or motion in a body. It causes the body to start moving if it is at rest or stop if it is at motion or deflect it from the initial path of the motion. Force के लिए कुछ अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है, इसीलिए कुछ डिफरेंशिएट डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे इसमें जिस टाइप की डेफिनेशंस मैंने मेंशन की उससे पहले मैं आपको एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन भी फोर्स की बता देता हूं। देखिए क्लास में पढ़ने से यही फायदा है, पीडीएफ से अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ जो पीडीएफ में अवेलेबल है वही आपको मिलेगा, और अगर आप क्लास में डायरेक्टली पढ़ेंगे और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे तो उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आप लोगों को यहाँ एड ऑन कर रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप लोगों तक भी पहुंचेगा और आप लोग अपने फ्रेंड्स तक भी उस एक्स्ट्रा नॉलेज को जो मैं यहाँ से एड ऑन कर रहा हूँ उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, सो फोर्स के लिए जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल डेफिनेशन है, जो बिल्कुल मोस्ट सिंपल डेफिनेशन आप एक छोटे बच्चों के तौर पे आप लोगों को बताई जा सकती है, वो ये होता है अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज रेफर्ड एज फोर्स। कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो धक्का लगता है, उस बॉडी को जो खींचा जाता है, वो एक्शन क्या कहलाता है, वही एक्शन आपका फोर्स कहलाता है। फोर्स की एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, अगर आपको फोर्स का कोई भी डेफिनेशन याद ना रहे तो ये डेफिनेशन आपका काम जो है वो कर देगी। इसके अलावा यहाँ जो कुछ सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस फोर्स की मैंने मेंशन की, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो फोर्स इज समथिंग विच कॉजेज द स्टेट विच कॉजेज चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या होता है? फोर्स वो चीज होती है जो क्या करे, आपका किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट वो होता है जब कोई भी बॉडी मूवमेंट में नहीं हो, और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी क्या कर रही हो, पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली, आई एम सॉरी, कंटिन्यूसली बॉडी क्या कर रही हो, आपकी मूव कर रही है। तो फोर्स क्या करता है? मोशन की या फिर रेस्ट की स्टेट को चेंज करने का काम करता है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो मोशन क्या, फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी को मोशन करने के लिए बोलेगा या मोशन करने के लिए मोशन करने लग जाएगी वो बॉडी। और अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगी जब आप उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है? फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। Two bodies can also exert force on each other even without being a physical contact. Example, electric force between two charges, gravitational force between any two bodies of the universe. Force क्या होता है? दो बॉडीज के बीच के इंटरैक्शन को भी क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। भले ही दो बॉडी एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, उसके बाद भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को पता है। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें देखा जाता है वो देखा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम एक दूसरे के ऊपर, अर्थ हमारे ऊपर हमेशा एक फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटेशन का फोर्स, जबकि हम लोग भले ही फिजिकल कांटेक्ट में ना हो फिर भी जो फोर्स है वो हम लोग को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। फोर्स के बारे में देखें तो फोर्स क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? न्यूटन, और इसका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होगा? mlt-2। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करें, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप लाइटली मत लीजिएगा। फॉर यू आई एम जस्ट मार्किंग दिस टॉपिक, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस टॉपिक। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, when many forces are acting on a single body the resultant force is obtained by using the law of vector addition। मतलब कहा क्या जाता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी है, फॉर सपोज
कोई भी एक व्यक्ति जो है वो बीच में खड़ा हुआ है ऐसा मान लीजिए, और नहीं व्यक्ति नहीं लेंगे, कोई भी टेबल जो है वो आपकी सेंटर में रखी हुई है और हर डायरेक्शन से उस टेबल के ऊपर क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग उस सिंगल बॉडी के ऊपर, तो जो एग्जैक्टली जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। मतलब अगर चार तरह का फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 और F4 किसी भी बॉडी के ऊपर, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, जो यहाँ पर भी मैंने किया हुआ है। सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे प्लस उनके डायरेक्शन के ऊपर ध्यान रखते हुए उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आएगा ये आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और जो रिजल्टेंट होगा वो किस रिस्पेक्ट में होगा, आपके F1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आ जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा कुछ वो कंसल्टेशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका बेसिक फोर्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या आता है, बेसिक फोर्सेस आता है। देयर आर बेसिकली 4 फोर्सेस विच आर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स। टोटल 4 तरह के फोर्स होते हैं जो क्या किए जाते हैं आपके मैकेनिक्स में, हम लोग काउंट करते हैं। पहला जो होता है वो होता है वेट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले टाइप का जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, आपका वेट होगा। अब अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जस्ट अ मिनट, समथिंग इज हैपनिंग इन माय सिस्टम। ओके, वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अल्टीमेटली हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। वेट को कई बार फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है, जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। दूसरे तरह का जो फोर्स होता है वो होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होते हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्स, तो when two bodies came in contact they exert force on each other and that are called contact force। जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, और उस तरह का जो फोर्स होता है आपका वो कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं वो आपके कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहले तरह का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो होगा नॉर्मल फोर्स। It is the component of the contact force normal to the surface. It measures how strongly the surface in contact pressed together। अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है तो उस तरह के फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहेंगे। दूसरा होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा फोर्स जो क्या करता है, आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सर्फेस। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर कह सकता हूं मैं इसको, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, पैरेलल होता है। और ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है दो सरफेसेस के बीच में, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स को अपोजिशनल फोर्स भी कहा जाता है। ये क्या करता है, मोशन के डायरेक्शन को रोकने का काम करता है, अपोज करने का काम करता है। नेक्स्ट तरह का जो फोर्स होता है वो होता है टेंशियल फोर्स। The force exerts by the end of a taut string, rope or chain is called the tension। जो फोर्स आपका टॉन्ट स्ट्रिंग मतलब जो लटकी हुई स्ट्रिंग होती है या फिर जो चेन होती है वो लगाती है, उसे क्या कहा जाता है, टेंशन फोर्स कहा जाता है। और टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका नॉर्मल होता है बॉडी की पुश की तरफ। नेक्स्ट तरह का एक और फोर्स होता है आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज इन इट्स लेंथ, द मोर यू ऑल्टर इट्स लेंथ द हार्डर इट रेजिस्ट। स्प्रिंग आप सभी लोगों ने देखी है, जितना ज़्यादा आप उसे पुश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो क्या करती है, प्रेशर के साथ वापस बाहर आती है। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने अंदर के फोर्स को क्या करती है, मतलब आप अपने शेप को हमेशा क्या करती है, स्प्रिंग के अंदर एक इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करने की, तो स्प्रिंग पूरी कोशिश करती है आप कितना भी प्रेशर लगा लें अपने नॉर्मल स्टेट में आने की, वो अपने नॉर्मल स्टेट में ही रहती है। अगर आपने कहीं स्प्रिंग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट किया है, ज़्यादा प्रेशर एक्सजनरेट करने की कोशिश की, तो स्प्रिंग जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतने ही प्रेशर के साथ क्या हो जाती है, उतने ही फोर्स के साथ वापस
आपकी तरफ बढ़ती है। उस तरह का फोर्स क्या कहलाता है? आपका स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। होप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में इतना आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ से हमें जो डिस्कशन करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन की कैटेगरी में भी आएगा और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है भी। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की एग्जामिनेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को शॉर्टकट में NLM यानी कि N से न्यूटन, L से लॉज ऑफ और M से मोशन के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर NLM फर्स्ट लिखा है मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नंबर 1, NLM सेकंड मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड NLM थर्ड मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अल्टीमेटली लॉ ऑफ मोशन स्टेट किसने किए थे? तो नाम से ही आप सभी लोगों को क्लियर है। लॉ ऑफ मोशन स्टेट करने का काम किया था आइजैक न्यूटन ने, जिन्हें सर आइजैक न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। ही इज द फादर ऑफ फिजिक्स प्लस ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ मोशन भी ने कहा जाता है। फादर ऑफ लॉज ऑफ मोशन भी आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो एवरी बॉडी continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line until it is completely resultant by a force to change the state। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर मैं शॉर्ट भाषा में आपको बताऊं तो every body continues in the state of rest or of uniform motion in a straight line until and unless an external force acts on it। कोई भी बॉडी अगर आपकी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और कोई भी बॉडी अगर आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कोई एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ये न्यूटन बाबा का पहला लॉ कहता है। इस लॉ को क्या कहा जाता है? इस लॉ को इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, मैं एक बार वापस इनर्शिया के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until some external force acts on it। कि inertia is the natural tendency of any body। किसी भी बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करने की। जब आप उस अपोजिशनल फोर्स से एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तभी उस बॉडी के अंदर क्या होता है? चेंजेस क्रिएट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मास क्या होता है? आपका इनर्शिया ऑफ बॉडी का ही मेजरमेंट होता है। एक बॉडी का जितना ज़्यादा इनर्शिया वो बॉडी लगाती है वही क्या कहलाता है? उसका मास कहलाता है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज a frame of reference in which Newton's first law is valid is called inertial frame। That is, if a frame of reference is at rest or uniform motion, it is inertial, otherwise non-inertial। तो ये वैसे तो कुछ खास नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी मैं फिर भी आप लोगों को समझा देता हूँ, वरना बहुत सारे लोग कह देंगे सर को आया नहीं इसलिए सर स्किप करके चले गए। बाकी हाँ, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? इनर्शियल फ्रेम। A frame of reference in which Newton's first law is valid is called inertial frame। कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिस फ्रेम में वैलिड है उसे क्या कहा जाता है? इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। मतलब एक ऐसी फ्रेम है जो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसे इनर्शियल कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल कहेंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक सिस्टम की वजह से आ रही है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये हाईलाइटेड है। अगर आप लोगों को ये क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ पीडीएफ में जब मैं इसे दूंगा तो ये पीडीएफ में करेक्ट आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो मिस्टेक है वो आई डोंट नो व्हाई माय सिस्टम इज लैगिंग टुडे, सो यू कैन राइट इट एज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कर ही रहा हूँ कि क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो दिस लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये लॉ क्या करता है? आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये लॉ आपका क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रिजल्टेंट फोर्स के। जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही क्या होगा? बॉडी में मोमेंटम चेंज होगा। हेंस द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और मोमेंटम होता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है आपका कि F जो है मोमेंटम, एफ नहीं, आपका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या होगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इट्स गुड। यूनिट फोर्स के बारे में बात करें कि यूनिट फोर्स क्या होता है। तो यूनिट फोर्स इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच चेंजेस द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बाय
यूनिटी इन अ यूनिट टाइम, कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के मोमेंटम को यूनिटली मतलब वन अमाउंट ऑफ मोमेंटम जो है उसका चेंज कर दे, वो क्या कहलाता है, आपका यूनिट फोर्स कहलाता है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में एक्सेलरेट इट आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और बाय वेलोसिटी और बोथ, कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करना है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी में एक्सेलरेट इट आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। और सम केसेस में क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज कर देगा, इस वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो आपका लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, इफ द फोर्स इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मोशन इट चेंजेस ओनली द मैग्नीट्यूड, किस केस में वो जो है आपके किस केस में जो है फोर्स आपके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, अगर फोर्स पैरेलल है बॉडी के या फिर एंटी पैरेलल है तो वो सिर्फ क्या करेगा, बॉडी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब इस टाइप के फोर्स में जो पाथ है वो सेम रहेगा, बस वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इफ द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, अगर आपका फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और अगर आपका फोर्स जो है वो इफ द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल टू द मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी के मोशन के एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक चीज जो यहाँ पर मेंशन नहीं है मैं आप लोगों को बता दूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, तो अल्टीमेटली मेरा फेवरेट लॉ भी आप इसे कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितना एक्शन होगा उसमें अपोजिट और इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जो है वो बॉडी शो करेगी। मतलब अगर आपने खींच के किसी के गाल पे थप्पड़ मारा तो जितनी जोर से आप उसके गाल पर खींच के मारेंगे, जितनी जोर से उसके गाल पर चोट लगेगी, सेम अमाउंट में जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, आपके हाथ के ऊपर लगेगा, उतना का उतना फोर्स आपके हाथ को भी जो है वो झेलना पड़ेगा। यही कौन कहता है, यही कहता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब the two forces involved in interaction between two bodies are called action and reaction, but we cannot say that a particular force is in action and the other one is reaction. Action and reaction will act on different bodies, कि action और reaction क्या होंगे, different bodies के ऊपर act करेंगी। और न्यूटन भाई साहब के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं, इसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फिलहाल इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ तीनों लॉज ऑफ मोशन के साथ। होप सो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप लोग डायरेक्टली आपकी कमेंट्स जो है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आई एम ट्राइंग टू क्वेंच योर क्वेरीज। अगर आप लोगों के डाउट्स पर्टिकुलरली एक टॉपिक पर ज़्यादा हुए तो वी विल टेक एंड क्लास फॉर दैट। अदरवाइज in the doubt session or sorry in the comment section I'll try to quench your queries। इसके अलावा अगर आप लोग और डाउट्स पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर ऑल्सो। मैं कल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिलहाल हमारे टाइम स्केड्यूल के हिसाब से कल केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो होना चाहिए, लेकिन एट ए टाइम मैं आप लोगों को बताऊं कि फिलहाल हम लोग फिजिक्स की क्लास ही कल भी कंटिन्यू रखेंगे। टाइम सेम रहेगा, कल रात को भी 8 बजे बिल्कुल इसी क्लास के टाइम के ऊपर मैं आप लोगों की जो है वो फिजिक्स की क्लास रखूंगा। एंड टुमारो द फिजिक्स क्लास इज गोइंग टू गेट अ बिट लार्जर। कल गुरु नानक देव जयंती है, छुट्टी है, दिन भर आप लोग आराम से मस्ती करने वाले हैं, तो शाम को हम लोग फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे और इस चैप्टर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कल ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर में कल हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक है, जैसे लीनियर मोमेंटम है, फ्रिक्शन है,
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रिक्शन के सारे लॉज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसमें, जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और होप सो कल इस चैप्टर को सेकंड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करें। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इस लेक्चर को अ डे आफ्टर टुमारो हम लोग कंप्लीट करेंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।